नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। हेमंत अत्री सर, बहुत स्वागत है आपका। और मैं जल्दी से विषय पे आ जाऊं क्योंकि विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ, तो प्रधानमंत्री जी तो कमाल के आदमी हैं हमारे। और सर, आज उन्होंने गांधीनगर में कहा कि हम लोग जो है विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्दी ही हम लोग तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 250 साल के अंग्रेजों की गुलामी को हमने हरा दिया। आज हम लोग इस दावे का फैक्ट चेक करेंगे। पहली बात तो यह है कि क्या हम लोग सच में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं या नहीं बने अभी तक, ये तय हो जाना चाहिए आज की डेट में जो हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हम कब बन जाएंगे और वो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि कहां पे है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था। हेमंत सर, आज उस हमें थोड़ा फैक्ट्स को बताइए कि प्रधानमंत्री के दावे में कितनी सच्चाई है। क्या हम सच में आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है? गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री जी ने और उनके नीति आयोग के सीईओ साहब ने सारे मामले को प्रीएम्प्ट कर दिया है। और उनके जो ये दावे हैं, पहले नीति आयोग के जो सीईओ साहब हैं, उन्होंने 24 मई को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्रांतिकारी घोषणा की कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधीनगर के अंदर अपने संबोधन में कहा कि चौथी बन चुके हैं और तीसरी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो दर्शकों के सामने हमारे जिम्मेवारी, नैतिक दायित्व है कि हम उनको सारी डिटेल बता दें। जिस देश का सीईओ, नीति आयोग, जिसको ये समझना हो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है, तो ऐसा सीईओ आपको मुबारक, मोदी जी को मुबारक, पूरे देश को मुबारक। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, विश्व मुद्रा कोष जिसको आप कहते हैं, उसके आंकड़े अगर आप अभी खोल के देखेंगे तो उसमें आज भी भारत 5वें नंबर पर ही है। और उसका कारण क्या है कि आईएमएफ ने ये कहा था कि भारत जो है वित्त वर्ष 26 में उनको सरपास कर सकता है, जापान को, बाई ए नॉमिनल फिगर ऑफ $1 बिलियन ओनली। $1 बिलियन, 8,500 करोड़ से वो कर सकता है। बट दैट विल बी हैपनिंग बाय द एंड ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर। वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी जी, बाय द एंड ऑफ 2025। लेकिन इन्होंने घोषणा कर दी कि जो है हम बन चुके हैं, जो सीईओ नीति आयोग सुब्रमण्यम साहब, और आज मोदी जी ने उनको इको कर दिया। और बाकी जैसे ही 24 मई को सुब्रमण्यम साहब ने कहा था, उसके बाद अगर आप ट्विटर पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कोई नेता ऐसा नहीं बचा जिसने चौथे नंबर बढ़ने का स्वागत ना किया हो, जश्न ना मनाया हो। सारी बात और बहुत अच्छी बात है, देर सवेर हम आ भी जाएंगे, चौथे पे भी आएंगे, तीसरे पे भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सवाल गणेश जी क्या है? सवाल ये है कि आज जब आप चौथे नंबर पर आने की उसमें है, वो कह रहे हैं हम आगे, लेकिन आए नहीं। हकीकत यही है। आईएमएफ ने तो जो आज कहा है वो तो थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी है। उन्होंने कहा कि जो अपने क्या नाम है झूठ चलाया नीति आयोग ने, वो क्यों चलाया, बीजेपी ने फैलाया, केज ने किया, और मोदी ने आज वो गुजरात में भी कह दिया। आईएमएफ ने कहा कि शायद 2025 के अंत तक ये हो पाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों, कैसे हो गया कि चौथे नंबर पर भारत ने घोषणा की, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। हमारे डेटा के हिसाब से आज भी जापान नंबर 4 पे है। और इस पूरे खेल में जब आईएमएफ के डाटा को कोट करके आपके नीति आयोग के सीईओ कह रहे हम आ गए, आईएमएफ मना कर रहा है, तो पूरी दुनिया भारत पर हंस रही है। ये किस तरह के दावे है, किस तरह का बड़बोलापन है, किस तरह की इमेच्योरिटी। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है एक तरीके से। और भारत सरकार के दावों को उस समय झूठा बताया जा रहा है जब आपके ऑल पार्टी डेलीगेशन 33 देशों के अंदर जाकर घूम घूम के भारत का पीआर कर रहे हैं। ये देर सवेर भारत बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल इसमें मूल जो है गणेश जी, वो कुछ और है। आप जब चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उस समय आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 143वें नंबर पर है पूरी दुनिया के, 143rd। जिस जापान को आप बीट करने जा रहे हैं, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वार्षिक, वो है 28,92,000 रुपए, और आपकी है 2,45,293 वार्षिक आय पर कैपिटा इनकम। तो आप जापान को इकोनॉमी के साइज में पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी आबादी बहुत कम है, आपकी आबादी 144 करोड़। आपसे जो ऊपर देश है उसका जरा मैं जिक्र कर दूं, अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है सालाना, वो 75,98,000 रुपए है। उसके बाद जर्मनी की जो आय है वो 47,61,000 रुपए है। चाइना जो दूसरे नंबर पे है, उसकी 11.65 लाख रुपए, क्योंकि उसकी भी आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन आबादी के बावजूद उसकी हमारे की तुलना में अगर आप वो करेंगे तो 5 गुना प्रति व्यक्ति आए हैं सालाना। और जापान जिसका आपने जिक्र किया, जिसको आप पीछे छोड़ने जा रहे हैं, उसकी 28,92,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं, और भारत की है 2,45,293। केवल इकोनॉमी का साइज कोई पैमाना नहीं है खुशहाली का, लिविंग स्टैंडर्ड्स का। जो आपका जो
पैमाने होते हैं एक्चुअली कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ है। वहां पर इन सारे पैरामीटर्स को जब आप देखेंगे तो आप कहीं खड़े नहीं होते। और जो 141वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय आपकी है, वो सारी कहानी खुद ही की है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से इसका प्रचार किया गया और किया गया, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप, प्रधानमंत्री जी ने और तमाम लोगों ने क्या कहा, आज एक वो जो आपके प्रिय मित्र है निशिकांत दुबे, वो किसी दूसरे देश में बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान और हम बराबर थे, ये थे वो थे। तो दर्शक साथियों को एक बात और बता दूं कि चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था 1980 के दशक में बिल्कुल एट पार थी, बिल्कुल एट पार थी। लगभग 90-91 तक आगे पीछे चल रहे थे। जी बिल्कुल, हेड टू हेड, नेक टू नेक थे, कहीं थोड़ा बहुत 19-21 होता था। 80s के अंदर तो बिल्कुल एट पार थी। उसके बाद भारत ने ग्लोबलाइजेशन भी किया, सारी चीजें की। उसके बावजूद भी आज चाइना की इकोनॉमी जब आप देखेंगे तो भारत से लगभग 5 गुना के आसपास। वो जब आप सारा डेटा देखेंगे तो ट्रिलियंस के मामले में आप अभी भी 4 ट्रिलियन नहीं हुए, वो 19 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग 5 गुना उनकी वो है। और जो अमेरिका की है वो तो आपको पता है ये 30 से भी ऊपर है। तो उन दोनों की तो आप तुलना नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा कि जर्मनी को हम बहुत जल्दी ही पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, तो जर्मनी की जो आपसे ये है वो करीब 0.5 ट्रिलियन आगे है अगर अर्थव्यवस्था के साइज की बात करेंगे, और उसको क्रॉस करने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे। लेकिन फिर सवाल वही है ज्ञानेश जी, अर्थव्यवस्था का साइज मैटर तब करता है जब आपकी आबादी कम हो। जिस तरीके की प्रति व्यक्ति आय आपकी है, सवाल वो है कि उसके बराबर आने की आप सोच भी रहे या नहीं। या आपके देश में तो 82 करोड़ आबादी, यानी कि 60% जनता आज भी 5 किलो अनाज पर। तो वो देश जिसकी 60% आबादी 5 किलो अनाज पर हो, फ्रीबीज पर हो, और वो इस तरीके के दावे करे, तो थोड़ा सा अंदर देखना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। केवल ये सब अपने मन को जो होता है ना, थूक लगा के कलेजा ठंडा करने वाली बात है। लेकिन हकीकत में हम कहाँ खड़े हैं, आपके वाइटल पैरामीटर्स कहाँ है, आप हेल्थ में कहाँ खड़े हैं, आप एजुकेशन में कहाँ खड़े हैं, आप सैनिटेशन में कहाँ खड़े हैं, आप पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर में कहाँ खड़े हैं, वो सारे इश्यूज हैं जिनको आपको छू नहीं रहा बेसिकली। और सारे के सारे बस ये है कि 56 इंच का हो गया, ये हो गया, चौथे पे आ गए, तीसरे पे आ जाएंगे, इन सब बातों से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली सवाल पर आइए, पर कैपिटा इनकम में आप कहाँ खड़े। सर जो वही मैं सारा खेल सर देखिए पर कैपिटा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम का है। जिन देशों को हम लोग बीट करने की बात कर रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम 6.84 करोड़ की पॉपुलेशन है, जापान 12.45, 12 करोड़ का देश है, जर्मनी 8.33 करोड़ 2023 के जो एस्टिमेट्स है पॉपुलेशन की, ये वो छोटे छोटे देश हैं। और हम लोग 143 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। तो अगर उसमें मोदी जी हो ना हो, कोई भी इकोनॉमिस्ट हो चाहे ना हो, जो भी यहाँ पैदा होगा वो कुछ न कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। पैदा होते ही एक आदमी कुछ न कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लग जाता है, मरते दम तक कुछ न कुछ जीडीपी उसकी चलती रहती, चाहे वो गरीबी में रहे चाहे वो भीख मांगे, उसकी एक जीडीपी है, हर आदमी की एक जीडीपी है। तो हम लोग किससे कॉम्पीट कर रहे हैं? 8 करोड़ 12 करोड़ वाला देश से हम लोग कॉम्पीट करें, जो हम खुद 144 करोड़ होने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। एक सर मेरे पास आपने पर कैपिटा इनकम डेटा दिया है, मेरे पास एक डेटा मैं आपको दिखाता हूं। पर कैपिटा जीडीपी का जो हम है वो ये सब 2023 के एस्टिमेट्स हैं। ये देखिए हमारी स्थिति है कि यूएस का जो पर कैपिटा जीडीपी वो $85,812 का है, चाइना 13,300, जर्मनी 54,389, जापान जिससे हम लोग बहुत बीट करने के लिए उसके ऑलरेडी पर कैपिटा जीडीपी 32,500, उसकी पॉपुलेशन ही कुछ 12.5 करोड़ से कम है। हम लोग पर कैपिटा जीडीपी $2711 मात्र। तो इससे अगर हम लोग बन भी जा रहे हैं चौथे नंबर की, और एनीवेज तीसरे नंबर के भी बन ही जाएंगे, 500 बिलियन का फर्क रह जाएगा। तो आपने कहा 2 साल मान लिए नहीं होगा तो 1.5 साल या 1 साल, जब भी बन जाएंगे फर्क क्या पड़ेगा? हमारी जो आम जिंदगी है लोगों की, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उस पर सब हम लोग गिरते जा रहे हैं। हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला सर? इसका कितना ढिढोरा पीटेंगे? हम जीडीपी बन गए, अरे आबादी बढ़ गई तो जीडीपी तो हो ही जाएगी। गणेश जी, फील गुड फैक्टर भी कोई चीज होती है ना। आप टाइमिंग देखा कीजिए किसी चीज की। आपके जो नीति आयोग के सुब्रमण्यम साहब है, उन्होंने 24 तारीख को घोषणा क्यों की? चारों तरफ जब पूरी देश के अंदर की एक ही सवाल चल रहा है कि यार ये हो क्या रहा है देश के अंदर। वो जो आपके आतंकी थे उसमें पहलगाम वाले, वो पकड़े नहीं गए, किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। इधर से आपने बिना किसी कारण के सीज फायर कर दिया, बिना देश को बताए, अपने अमेरिका ने कहा आपने कर दिया, उसका कोई आप जवाब नहीं दे पा रहे। उस सारे में जब आप चारों तरफ से घिरे हुए थे तो सुब्रमण्यम साहब को जवाब में वो मिला जिम्मेदारी सीईओ को कि आप देश में फील गुड फैक्टर कीजिए।
उन्होंने फील गुड फैक्टर किया 24 को, चौथे नंबर पे आ गए हैं। पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, पूरी ट्रोल आर्मी, पूरी भक्त सेना सब लग गए, और आज मोदी जी ने उसको इको करते हुए घोषणा कर दी कि चौथे हम बन गए हैं और तीसरे बनने वाले। सवाल फिर वही आप वाली बात है कि इसका अंतर क्या पड़ेगा। इसका अंतर आम आदमी की जो जिंदगी है उस पर नहीं पड़ रहा। भगतों का जो फील गुड फैक्टर है, जैसे डंका नहीं बज रहा था 11 साल से, वो डंका 11 साल से बजता ही रहा। अगर वो पाकिस्तान के साथ जो कुछ ही हुआ नहीं हुआ होता तो डंका बजता रहता। वो जो 82 करोड़ लोग थे उनको वो डंका सुन रहा था। सुबह से शाम तक टीवी खोलो, रेडियो खोलो, जिंगल चल रहे हैं, फला चल रहा है, डंका लगातार बज रहा था। वो तो अब समझ में आया कि वो डंका नहीं, वो लंका लगी हुई है। तो वो बेसिकली क्या है कि धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं। और आपने जो सवाल किया, अगर उससे भी बहुत ज्यादा गंभीरता में आप जाना चाहें तो एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा मैं आपको। आज हिंदुस्तान के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, जो आय की असमानता है वो आज तक के हाईएस्ट पे है। बेहाव इज द राइट वर्ड। 2023 की अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखेंगे आप, उसमें शीर्ष जो 1% आबादी है आपकी भारत की, जो टॉप 1% आबादी है, उसके पास देश की संपत्ति का 40.5% हिस्सा है। 40.5%। और निचले 50% जो है देश में, यानी कि नीचे वाले 72 करोड़, उनके पास देश की संपत्ति का कुल 3% है। 72 करोड़ के पास 3%, और 14 करोड़ के पास कितना है? 40.5%। और अगर विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे आप, उसको और फर्दर खोलेंगे, देश के जो 10 सबसे अमीर आदमी, 10, उनके पास देश की कुल आय का 57% हिस्सा है। 57%। और जो शीर्ष 1% की संपत्ति है, वो उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार। और जो मध्यम और निचला वर्ग है, उनका जो जो पूरे का पूरा आकार और उनकी इनकम है वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। यानी कि मध्यम वर्ग भी सिकुड़ रहा है और नीचे वाले तो 5 किलो पे लाई दी गई। ये देश की स्थिति है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे ज्ञानेश जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ओवरऑल इसको और ज्यादा खोल के देखें आप मित्रों और जनता के बीच में, तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे जरा। जब 2013 में अडानी साहब का नेटवर्थ कितना था? केवल और केवल $2.6 बिलियन। $2.6 बिलियन। आज कितना है उनका 11 साल के बाद? $114 बिलियन। गुणा करते रहिएगा घर बैठ करके, आराम से कैलकुलेटर ले लीजिएगा बड़े वाला, उससे पता लग जाएगा, कल बताइएगा अभी कि कितना हुआ। उसके बाद अंबानी जी का जो 2013 में नेटवर्थ था वो $21 बिलियन था। आज की तारीख में वो कितना है? $119.5 बिलियन। 21 से 119। भारत में एक मध्यम वर्ग के आदमी का नाम बता दिए जिसके अंदर ये जंप हुआ। और मोदी जी किसके हैं? गरीबों के। मोदी जी कौन है? गरीब माँ के पेट से जन्म लिया है, गरीबों के लिए काम करते हैं। मैं भी चौकीदार हूं। और एक और है जो बेसिकली क्या है, इन दोनों लोगों का $200 बिलियन के आसपास जो बढ़ा है, केवल 2 आदमियों का। सोचिएगा, अंबानी और अडानी का इन 11 साल में $200 बिलियन, क्योंकि वो 2.6 से कहां पहुंचे? 114 पे, ये 21 से पहुंच गए 119 पे। $200 बिलियन का मतलब समझ लीजिए 17 से 18 लाख करोड़ रुपया केवल इन दोनों का नेटवर्थ बढ़ गया। और उसको और सिंप्लीफाई करें तो और आपको मजा आएगा। आर के दमानी साहब है, जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, गुजरात से ही है। जब मोदी जी आए थे तो उनका जो नेटवर्थ था $1 बिलियन था। आज उनका 31.5 बिलियन है। तो मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के कार्यक्रम, आप क्या लाभार्थी वर्ग बताते हो, 82 करोड़ को मुफ्त अनाज है, और ये क्या हो रहा है? ये सोच लीजिए। ये है देश की नीतियों का एक प्रतिबिंब कि आप दिखते किसके साथ हो? दिए के साथ हो, और आप चलते हवा के साथ। ये एक अजब उदाहरण है कि आप गरीबों का नाम ले, गरीबों को तो 5 किलो अनाज का झुंझुना पकड़ा दिया और बात खत्म होगी। और असली खेल यहां पर हो रहा है। इस देश के अंदर 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर चुके हैं उद्योगपतियों के ऑन रिकॉर्ड। और अगर ओवरऑल देखेंगे एनपीए तो 25 लाख करोड़ था। 25 लाख करोड़। उसके बावजूद भी 25 लाख 2013 में $259 बिलियन, $1.1 ट्रिलियन था, जो 100 कंपनियों का नेटवर्थ बढ़ा है 2013 में से लेकर के अब तक। जो इन कंपनियों का जो वो बढ़ा है, 100 कंपनियों का $1.1 ट्रिलियन बढ़ गया। और आपका टोटल कितना है? $4 ट्रिलियन होगा इस साल के एंड तक। ये है आपकी सारी की सारी नीतियां। और इसको और भी साधारण करें तो देश ने पिछले 10 साल में 200 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया है। और जो 68 साल थे आजादी के, 1947 से लेकर के 2014 तक, उसमें केवल 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। अकेले इन 10 सालों में, 11 सालों में 200 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया है। आज देश के अंदर 1% लोगों की आय जो है वो 53 लाख सालाना है,
और जो बाकी जनता है 50% जनता का रोजाना 194 रुपए है, 40% जनता का रोजाना 452 रुपए है। ये इस देश का आईना है अगर कोई देखना चाहे तो। और जितने ये भगता भी आएंगे ना आपकी सेवा में थोड़ी देर में लाइन पे, वो सारे इसी वर्ग के हैं, 192 वाले हैं, इसीलिए वो 2 रुपए पेट्रोल के हिसाब से लगे रहते हैं। लेकिन हकीकत देश की है जिसको कोई हजम नहीं करना चाहता। नहीं सर, हम ये बातें या ये फिगर्स इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि किसी को बुरा लगे। एटलीस्ट आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए कि जो ये बातें कही जाती हैं वो आपको एक कुछ कंसोलिडेटेड फिगर, बड़ी फिगर्स दिखाई जाती है, इतना ट्रिलियन हो गए हम लोग, उसको किसी के सापेक्ष नहीं दिखाया जाता कि हम लोगों ने किसी के सामने, किसी के तुलनात्मक रूप में हम लोग क्या किया है हमने। आपने सर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की जो बात कही, ये जो अभी ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा था कि जो पर कैपिटा जीडीपी हमारी जो है वो 27 से $11 जो है पर, तो कहते ये है कि अगर शुरू के जो भारत के जो 20 बड़े उद्योगपति है उसमें निकाल दिया जाए उनको, तो ये हमारी जो है ये पर कैपिटा जीडीपी शायद बहुत कम बचेगी, $2700 भी नहीं बचेगी हमारी पर कैपिटा जीडीपी। 1500 नहीं बचेगी, 1500 नहीं बचेगी। तो जो सारी इसमें एक जो बड़ी समस्या हो रही है, बेरोजगारी, महंगाई, या जो ग्रोथ का प्रॉब्लम है, या जो मैन्युफैक्चरिंग जहां जो सिंक कर रहा है, वो सब के बावजूद एक सर ये बड़ी समस्या हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की। खैर मोदी जी तो उसका क्या इलाज करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है, जब राहुल गांधी ने जैसे कहा कि भाई एक जाति जनगणना हो जाए, एक सर्वे हो जाए कि कहाँ कितना कंसंट्रेशन है वेल्थ का, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसके लिए कुछ नीतियां बनाई जाए, तो मोदी जी को लगा कि शायद वो भैंस खोल ले जाएंगे या गहने चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। लेकिन उन्हीं गरीबों को पैसा देने की बात हो रही थी। जो कंसंट्रेटेड है, जो पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, वो जो विषमता पैदा हो रही है हमारे यहाँ देश में, वो एक बड़ा चैलेंज है। और सर लेकिन आपको सर ये लगता है कि राहुल गांधी का जो विजन है कि जाति जनगणना हो और इसका प्रॉपर्टी का सर्वे हो कि कहाँ कितना वेल्थ कंसंट्रेटेड है, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पॉलिसी बने कि इतना लोन की छूट मत दो उद्योगपतियों को, क्योंकि उससे वो कोई इंसेंटिवाइज तो हो नहीं रहे हैं। उनको लोन वेव ऑफ किया गया, उन्होंने दोबारा से उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया, उनकी फैक्ट्रीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा नहीं, तो उस लोन को फायदा वेव ऑफ करने का फायदा नहीं हुआ। जो पीएलआई चलाई हमारे सरकारों ने, जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं, उसका भी कुछ फायदा नहीं है। तमाम विशेषज्ञों ने रोज राइट अप आ रहे हैं कि उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा पीएलआई स्कीम्स का। ये सर लेकिन जो जाति जनगणना करके और इस नई पॉलिसी को बनाने की बात है, इससे आप सर लगता है कि ये कुछ कारगर होगा हमारे यहाँ इस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करने में? ज्ञानेश जी, ये देश ऐसी दिशा में जा चुका है जिसको रिवर्सल के लिए लाने के लिए आपको एक राजनेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक समाज शास्त्री की ज्यादा जरूरत है, एक अर्थशास्त्री की ज्यादा जरूरत है, जो सारे मुद्दे की गंभीरता को समझ के और उस पर आगे बढ़ सके। जो मैंने आपको जिक्र किया, थोड़ा सा उसके गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। पिछले 11 साल के अंदर जो कॉर्पोरेट की एवरेज संपत्ति है वो 4 गुना बढ़ी है कॉर्पोरेट की, और आपकी जीडीपी बढ़ी 2 गुना। इसका मतलब समझिए वो पैसा जा खा रहा है। और सत्ता के जो करीबी हैं, उन जो दोनों के दोनों उद्योगपति, उनकी जो रफ्तार है उसकी 400 गुना से लेकर के, जो मैंने बताया आप काउंट करके देखिएगा। इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखिए। सरकारी क्षेत्र जो पीएसयू था और सरकारी नौकरियां, उसमें तो रही कितनी गई कि जो राहुल गांधी जातीय जनगणना से उसको वो कर लेंगे। सरकारी नौकरियों का तो कंसेप्ट ही खत्म करते जा रहे धीरे धीरे, और वो सारे के सारा डेटा मैं आपको बताऊंगा। आज देश की तारीख में, आज की तारीख में जब आप बात करेंगे, आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, $119.5 बिलियन उनकी वो। उनके यहाँ टोटल कर्मचारी आपको पता है कितने? केवल 3,48,000। केवल रिलायंस के जो ओवरऑल जितने भी ग्रुप्स है उसमें 3,48,000 कर्मचारी हैं। तो आप देख लीजिए रोजगार में क्या कर लेंगे और आप क्या नहीं कर लेंगे। अब आप आगे चलिए, अडानी की बात कीजिए। अडानी की जब आप बात करते हैं तो अडानी का जो नेटवर्थ है वो इस समय कितना है? $116 बिलियन आज की तारीख में। उनके कितने कर्मचारी हैं पूरे देश के अंदर? केवल 46,000 कर्मचारी, केवल 46,000 कर्मचारी। जिस दिन मोदी जी सत्ता में आए थे उस समय भारत के अंदर कितने लोग थे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते थे? आपने कुछ आइडिया किया उसका? कितने लोग उस समय थे और आज कितने रह गए? अगर अब से देखेंगे अब तक, तो ज्यादातर कर्मचारी, पीएसयू के जो कर्मचारी थे 2014 में, वो 17,30,000 थे उस समय, और आज जब आप बात कर रहे हैं तो 12,70,000 रह गए। 1/3 रह गए, 1/3 घट गए। उसमें भी नियमित केवल 7.86 लाख। बाकी कौन है? कॉन्ट्रैक्चुअल। राहुल गांधी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, जब पीएसयू ही नहीं बचेगा, पीएसयू को जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करके सारे दोस्तों को दिया जा रहा है, तो आप उनको बेचारों को एडजस्ट क्या करेंगे? सरकारी सेवाओं को तो वैसे ही आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएसयू वाज द ओनली प्लेस वेयर यू कुड हैव एम्प्लॉयड देम।
उसका सारे का सारा या तो आप उनको हैंड ओवर कर रहे हो अपने उद्योगपति मित्रों को, और या उसको डिसबैन करते जा रहे हो। तो ये पहुंचेगा कहां? इसके लिए आपको एक नया विजन लाना पड़ेगा। और वो विजन क्या है? वो विजन है समावेशी विकास का, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप कहते हैं। आपने सारी चीजें बात कर ली कि अंबानी का इतना नेटवर्थ बढ़ गया, अडानी का इतना नेटवर्थ बढ़ गया। मुझे, आप तो ज्ञानी आदमी, मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा बताइए जिसके कारण इन दोनों का नेटवर्थ बढ़ गया हो, जो इन्होंने डेवलप किया, एक प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए। चंद दिन पहले आप क्या पढ़ रहे थे कि अनिल अंबानी दिवालिया है, अनिल अंबानी के ऊपर इतना कर्ज है, इतना ये है। कल 5-5 कॉलम में क्या खबर थी कि देश की सबसे बड़ी वो फैक्ट्रियां बड़ा जो है लगा डिफेंस सेक्टर की, अनिल अंबानी लगाने जा रहे हैं। जो आदमी 2 साल पहले दिवालिया था, भागा फिर रहा था, उसके अंदर कंपनी लॉ बोर्ड में गया हुआ था, आज की तारीख में वो आदमी, एनसीएलटी में, सॉरी, आज की तारीख में वो व्यक्ति देश का सबसे बड़ा, क्या क्या कौन सा डेवलपमेंट है? इसके पीछे क्या चीजें हैं? इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सोच केवल यह है कि देश की पीएसयूज के पास जितनी बड़ी संपत्ति है उस सबको अपने कॉर्पोरेट मित्रों के हाथ में लुटा दीजिए। इसके पीछे केवल सोच ये है। और जो नेहरू जी जो लाए थे जो चीज पब्लिक सेक्टर, और उसको लगातार बढ़ाते गए मनमोहन सिंह जी तक, एकदम जो उसका रोल रिवर्सल हुआ है, वो असली कारण है ये नेटवर्थ बढ़ने का। इसमें नेटवर्थ तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जो रोजी पिक्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाले वही 100 लोग हैं जिनका नेटवर्थ लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो आम आबादी है, देश की जो 99% आबादी है, उनकी तो आय 406 रुपए प्रतिदिन है, और बाकी जो मैंने बताए वो 53 लाख एनुअली है। तो देर इज नो मैच। कहां से तुलना करेंगे आप? अगर इनकी आय घटा दें आप टॉप 1% की, तो आप तो $250 कह रहे, मैं कहूंगा 1000 निकाल के दिखाइएगा, नहीं निकलेगी वो। तो इसके लिए जो जाति की जनगणना, देखिए आपके अपने वो हो सकते हैं, मेरा अपना एक सोच हो सकता है। मैं देश में जितना खिलाफ धर्म की राजनीति के हूं, उतना ही खिलाफ जाति की राजनीति के लिए, हकीकत की बात है। मेरे हिसाब से देश में एक, जो मोदी जी वाले डायलॉग नहीं कर रहा, मोदी जी तो फिल्मी डायलॉग, उनके तो डायलॉग लेकर के मैं और आप तो आम आदमी, मेरे लिए और आपके लिए आदमी की जो जाति है वो है गरीबी। उस गरीबी से बाहर निकालने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है, और वो है स्किल डेवलपमेंट। जितना आप कौशल को, आप देखिए, अब चाइना के अंदर कोई बच्चा 10वीं पास करता है तो उसका एक लेवल होता है स्किल का, 12वीं करता है दूसरा लेवल होता है, ग्रेजुएशन करता है तीसरा लेवल होता है। तो जब तक आप स्किल को एजुकेशन के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। आप जातिगत जनगणना कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, असली हकीकत क्या है कि धर्म की राजनीति ने देश का बंटा धार किया। उसके अलावा जाति की राजनीति किस दिशा में जाएगी, मुझे और आपको प्रेरित नहीं करना चाहिए, नॉट टू रिसीविंग बायस, बट द रियल इश्यू इज कि देश के अंदर जो असली संकट है, अगर आपने देश की 144 करोड़ आबादी को स्किल दे दिया, फिर आपको नंबर 1 और 2 की लड़ाई लड़नी है, फिर नंबर 3 की नहीं लड़नी है इकोनॉमी के साइड में। लेकिन क्या आप वो सोच रहे हैं? आपका तो पूरा फोकस ही पाकिस्तान से आगे निकल ही नहीं पा रहा है। चाइना इतना आगे बढ़ गया, आपको स्किल डेवलपमेंट करने में कहां परेशानी थी, और वो क्यों नहीं कर पाए? पिछले 11 साल से आप तो गरीब माँ के बच्चे थे ना, चौकीदार थे आप, तो आपने क्यों नहीं बढ़ाया इसको? जिस व्यक्ति का $119 बिलियन हो गया, उसके कर्मचारी 3,46,000, जिसका जो क्या नाम है $114 बिलियन है, उसके कर्मचारी 43,000, 46,000। क्या है ये? बेसिकली एक फॉल्टी डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसको मोदी जी पलवित और पोषित कर रहे हैं आम गरीब की कीमत पर, आम आदमी की कीमत पर। सरकारी नौकरियां नहीं बची, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां खत्म करते जा रहे हो, हर जगह कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो जाएंगे कहां वो? और आपके पास कौशल है नहीं। और जो, जैसा आपने एक जो बहुत अच्छी बात कही ना ज्ञानेश जी, आपने कहा कि साहब इन्होंने माफ तो करवा लिया और फिर उसको इन्वेस्ट नहीं किया। भाई इन्वेस्ट तो तब करेंगे ना जब किस चीज की डिमांड होगी, डिमांड तो है ही नहीं। जब डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्ट करके भी क्या कर लोगे? आपको प्रोडक्ट वेस्ट पड़ेंगे। बिल्कुल सर, आप सर सही जगह पहुंचे हैं। बस मेरा आखिरी सवाल वही है, देखिए चूंकि हम गरीब देश होते जा रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी और कमजोर हो रहा है, सबकी आर्थिक स्थिति घरों की कमजोर हो रही है। सर मैं एक बात बताता हूं आपको कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो खैर उस समय तो उनके पास सारे ज्ञान थे, हर चीज का इलाज था, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और गरीबी, भुखमरी, सबका इनके पास इलाज था। अब शायद वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन ये बात मैं भी मानता था, बहुत सारे लोग ये मानते थे कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया में हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि किसी को भी अपना माल बेचना है तो उसको भारत आना पड़ेगा। लेकिन आप देखें सर, इधर 10-12 सालों में क्या होता जा रहा है कि वो एक लोगों का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल पा रही हैं,
बाहर का आदमी यहाँ क्या माल बेचेगा? हम इतने गरीब देश होते जा रहे हैं कि रोजी रोटी अपना अगर राशन लेके लोग खा रहे हैं तो खरीदेंगे क्या? और अगर बाहर का आदमी कोई अपना सामान यहाँ बेच रहा है तो हमारे टैरिफ्स हैं, तो वो और महंगा हो जा रहा है विदेशी सामान। उसकी वजह से क्या रहा है कि वो एफडीआईज भाग रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट गिर रही है। तो ये सब जो कुचक्र फंसता जा रहा है, इससे इससे निकलेंगे कैसे हम लोग? क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा जहाज है ये, इसको घुमाने में शायद 20-25 साल लग जाएगा। एग्जैक्टली मैंने ज्ञानेश जी वही कहा, आपके तो नाम में ही ज्ञान छुपा हुआ है। उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा अंदर देखिए कि देश के 45% जो एम्प्लॉयबल लोग हैं उनके पास तो रोजगार नहीं है। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सोचिएगा इस घटना को, 45% के पास तो रोजगार नहीं है। जो शेष बच के 55%, उनमें से 28% का सरकार को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ कर रहे हैं। यानी कि जो एवरेज डेटा हर साल तमाम डेटा आते थे सरकार की तरफ से, सरकार उसको तो एड्रेस कर नहीं पाई समस्याओं को, तो उन्होंने एक काम कर लिया फिर कि उस डेटा को गायब करा दीजिए। तो उन्होंने वो डेटा देना बंद कर दिया। ये काम तो कर ही सकते थे। और मोदी जी इस चीज के बड़े चैंपियन है कि सच्चाई को बाहर ही मत आने दीजिए। जब विपक्ष में थे तो सीएजी का नाम ले लेकर के यूपीए की सरकार गिरा दी, और अब वो कितनी सीएजी की रिपोर्ट बच गई है वो सारे देश को पता है। बेसिकली इशू क्या है ज्ञानेश जी, एक लाइन का सॉल्यूशन अगर इस देश की अर्थव्यवस्था का आपको करना है, आपको एजुकेशन के साथ स्किल को जोड़ना पड़ेगा। दैट इज द की। उसके ऊपर आप आज काम कर लीजिए, कल कर लीजिए, जब तक आप उस पर नहीं सोचेंगे आप जातिगत जनगणना करते रहिए, कोई फर्क नहीं। धर्म की राजनीति, मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म की राजनीति क्यों, राजनीति का धर्म क्यों नहीं। लेकिन समस्या है कि यहां कोई सुनने वाला नहीं बचा। अगर इस जो यूथ है आज जो बीए पास है, एमए पास है, वो बेचारा क्लास 4 की जॉब तो कर नहीं सकता, लेकिन मजबूरी है कि वो पीएन के लिए भी अप्लाई करता है। आप किसी स्टेट के अंदर क्लास 4 की जॉब के लिए जो एप्लीकेशन आई हैं उनका एक प्रोफाइल एनालिसिस कर लीजिए, यूपी के अंदर ही कर लीजिए। पीएचडी बच्चे, आप आइए हरियाणा में, पीएचडी बच्चे क्लास 4 हैं और उनका जो बॉस है क्लास 1 अफसर वो ग्रेजुएट है। वो बेचारे पानी पिला रहे, वो उनके ऊपर अफसरी कर रहे हैं। ये इस देश के यूथ को बर्बाद करने की श्योर शॉट गारंटी है कि मैं पढ़ भी लूंगा तो मेरा क्या फ्यूचर है। देयर इज नो फ्यूचर अहेड विद मी। बेहतर ये है कि चाइना ने कहां से इवॉल्व किया। लोग कहेंगे चाइना डेवलपमेंट, वो क्या नाम है, डेमोक्रेसी नहीं है। ये सवाल वो नहीं, सवाल अपनी जनता को स्किलफुल बनाने का है। जब मैं 10वीं क्लास पास करूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर के कुछ करने में सक्षम हो जाऊं, तो मैं देश के ऊपर भी लायबिलिटी नहीं हूं, परिवार के ऊपर भी लायबिलिटी नहीं। और जितना मेरा स्किल आगे बढ़ता जाएगा उतना मैं आगे चला जाता जाऊंगा। चाहे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूं, चाहे मैं आपके यहाँ काम करूं, चाहे कुछ और करूं, उस दिशा में किसी का ध्यान ही नहीं। और हालत ये देखिए, आज देश में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उद्योगपतियों का तो हमने बताया, पॉलिटिकल लीडरशिप का और सुन लीजिए। देश में केवल 1.6% ही नेता ऐसे हैं जो लखपति नहीं, बाकी सारे के सारे क्या है, जो देश में इस समय राजनेता है, करोड़पति राजनेताओं की संख्या 88% है इस समय। वो भी वहीं से आए हैं। उनमें से ज्यादातर अनपढ़ है या कुपढ़ है, कुपढ़ ज्यादा है, और जो सत्ता में उनमें तो मैक्सिमम कुपढ़ है। उसके बावजूद 88% राजनेता जो है वो करोड़पति है। इसको आप, उद्योगपतियों का एक पार्ट है, जो टॉप पे वो है 1%, उनका एक पार्ट है, बाकी 99% पे किसी का ध्यान है कि नहीं। लेकिन चिंता की बात क्या है कि मैक्सिमम भगत वही है जो मिडिल इनकम में है या लोअर इनकम में। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा तुम्हारा लूटा जा रहा है, तुम लुट रहे हो। वो अपनी लुटाई की सेलिब्रेशन कर रहे हैं लगातार 11 साल से। वो कब जागेंगे, असली चिंता वो है। और उस पूरे इकोसिस्टम को आईटी सेल, बीजेपी और इवन मोदी जी, आप ये बताइए, अगर सीईओ नीति आयोग से कोई गलती हो गई थी 3 दिन पहले, तो मोदी जी को आज वो बात कहनी चाहिए थी क्या? प्रधानमंत्री है वो देश के। उन्होंने आज गांधीनगर में कह दिया कि हम चौथे तो बन गए, तीसरे बनने वाले। चौथे आप बनेंगे इस साल के अंत तक, और तीसरे बनने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे। लेकिन मोदी जी तो पोस्ट डेटेड चेक 2047 का दिए घूम रहे। जब मोदी जी कितने साल के होंगे पता है आपको? 2047 में मोदी जी केवल 96.5 साल के होंगे, 15 अगस्त 1947 2047 को। लेकिन वो उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक काट दिया। उनके जो अपने वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो पढ़े लिखे ज्यादा है। वो किस दिन कहते हैं जी हम 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे तब तक, किस दिन 55 बोल देते हैं। मूड की बात है। तो ये जो मूड के सारे देश चल रहा है और भगत ताली बजा रहे हैं। आप केवल ट्विटर की टाइमलाइन पर जाकर देखिए, सोशल मीडिया पर बीजेपी ने 3 दिन से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का क्या धमाल मचा रखा है सारे अखबारों के अंदर। और मैंने जब ये खबर आई थी परसों किसी और चैनल पे, तभी कहा था कि हम बने नहीं है, बनने वाले हैं। तभी कहा था, परसों का आप शो देखेंगे तो।
लेकिन वही बात है कि इकोसिस्टम वर्क्स, सच्चाई की कोई जरूरत नहीं। अब जब मैं और आप ये कहेंगे कि अभी नहीं बने, तो ये कहेंगे कि आगे निराशावादी लोग ये सरकार के खिलाफ है। अरे भाई, हम IMF के डाटा थोड़ी लेके आते हैं, लेकिन कौन समझाए? पूरे देश में कुपड़ता का दौर है, एंजॉय कीजिए, व्हाट एल्स। जी, तो सर आज का समय समाप्त हो गया है। बस मैं दो बातें कह दूं। आपने सर एजुकेशन की बात की और स्किल डेवलपमेंट की। मुझे किसी एजुकेशन विभाग के केंद्र सरकार के एक सेक्रेटरी ने एक बार बताया कि सरकारें एजुकेशन में इसलिए नहीं इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि उसका जो विजिबल इम्पैक्ट होता है या कुछ भी आप टेंजिबल अगर उसका आप देखेंगे तो वो करीब 30-35 साल लगता है उसका इफेक्ट आने में, और इतने में दूसरी जनरेशन आ जाती है। तो सरकारें तो उसके बाद से 4 बार बदल जाती हैं 35 सालों में। इसलिए सरकारें जो है वो शॉर्टकट लेती हैं, सड़कें बनवाओ, रोड बनवाओ, एक्सप्रेसवे बनवाओ। तो वो इसलिए एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत लंबा उसका टाइम लगता है उसको दिखने में, हाँ इसका कुछ फायदा हुआ। दूसरी बात कि इकोसिस्टम कुछ भी करे, हमें कोई निराशावादी कहे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो सत्य है वो यही है कि हम एक गरीब देश होते जा रहे हैं। 12 करोड़ और 8 करोड़ की आबादी के देश से हम लोग तीसरे चौथे नंबर पे झूल रहे हैं। ये शर्म से डूब मरने की बात है। अगर हमारी आबादी विश्व में सबसे बड़ी है तो हमारी अर्थव्यवस्था GDP अगर सबसे बड़ी नहीं तो दूसरे नंबर पे तो होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आना कोई उपलब्धि नहीं है। आप जर्मनी 8 करोड़ 10 करोड़ वाले देश को आप निकल जाएंगे, वो आप कोई रहे ना रहे, राहुल गांधी आए ना आए, मोदी जी रहे ना रहे, 96 साल की उम्र मशरूम खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देश जिंदा रहेगा, लोग रहेंगे इसमें तो GDP अपने आप बन जाएगी। लेकिन बहुत ही गरीब देश होंगे हम लोग, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, शायद राशन पे ही आश्रित रहेंगे। तो इसी बात के साथ सर आज के लिए इतना ही। और सर जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्ञानेश जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि सेक्रेटरी ने बताया कि चूंकि 35 साल का टाइम है जिसमें उसका रिटर्न आता है, तो फिर इनको अपने क्या नाम है, जो इनके प्रिय परम मित्र हैं जिसके लिए हवन कर रहे थे राष्ट्रपति बनाने के लिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट की फंडिंग ही बंद कर दी, फिर इतनी हिमाकत कीजिए। उस भाई ने क्या किया कि जब उसने देखा कि जो इवेल्युएशन होके आया उसमें ये था कि जो फंडिंग है, फेडरल फंडिंग, उसके तुलना में जो रिजल्ट आ रहे थे एजुकेशन से वो नहीं थे। उस प्रॉब्लम को दूर करने की बजाय भाई ने पूरी की पूरी फंडिंग ही बंद कर दी, डिपार्टमेंट भी बंद कर दिया। हाँ तो उसको 40 साल रहना तो क्या करना है? जी जी जी, तो हमारे वाली भी प्रतिभा तो बहुत दुर्दांत है, ये भी कर सकते हैं सर। तो इनको सुझाव देना चाहिए कि आप भी जिन जिन चीजों में नॉन प्रोडक्टिव, हेल्थ भी नॉन प्रोडक्टिव है, एजुकेशन भी नॉन प्रोडक्टिव है, तो इन सबको बंद करके ये सारा अडानी को दे दीजिए। उसकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी, दुनिया में आप नंबर 1 के उद्योगपति हो जाएंगे, विश्व गुरु हो जाएंगे। पहले भी एक बार वो कुछ दिन रहे हैं अडानी साहब, पता है कि नहीं आपको? एक बार अडानी साहब पहले दुनिया के नंबर 1 हो गए थे कुछ दिन के लिए, उसके बाद वो सारी गड़बड़ हिंडनबर्ग ने कर दी, नहीं तो अब तक तो कहीं और पहुंच गए होते। तो जितने भी नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं ना, अब ये 82 करोड़ अनाज है, क्यों देते हो भाई? अडानी जी को बता दीजिए। तो ट्रंप का जिनके लिए आप हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, जिनके लिए आप वोट मांग रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, उनसे प्रेरणा ले लीजिए, फिर बात ही खत्म हो जाएगी सारी। अगर यही चीज है कि भाई टाइम लगेगा उसकी प्रोडक्शन उसमें आने में, तो बंद कर दीजिए फिर सारा, अच्छा रहेगा वो। और अपने दोस्तों को बढ़ाइए आगे जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं। जी तो सर आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको सर बहुत धन्यवाद और दर्शकों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें ढेर सारे प्यार देने के लिए। आगे की सर बातचीत होती रहेगी। थैंक यू सो मच।